ये श्री राम नरेश यादव जी के आवास पर, जो कि उनका पैतृक आवास आंधीपुर है, जो उत्तर प्रदेश के 1977 में मुख्यमंत्री और बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। और यहाँ चंद्रशेखर जी, क्या माहौल है चुनाव का? भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। एक बात आप देख रहे हैं, शिव एकदम मतलब विरोध कर रहे हैं, धुर विरोध है। हाँ, लग रहा है दुरुपयोग में। ये तो बता रहे हैं कि बड़ी अच्छी पार्टी है। हाँ, दोनों में झगड़ा वगड़ा नहीं होता क्या एक बार की पार्टी को लेके? आप अपनी पक्ष रखें, अपना पक्ष रख रहे हैं। होता है, बहसबाजी होती है। हम पहुंचे हैं स्वर्गीय श्री राम नरेश यादव जी के आवास पर, जो कि उनका पैतृक आवास आंधीपुर है, जो उत्तर प्रदेश के 1977 में मुख्यमंत्री और बाद में मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। क्योंकि चुनावी आगाज चल रहा है और बड़ी तेजी से सक्रियता राजनीति में लोगों की बढ़ी हुई है और चुनाव करीब में है। क्योंकि फूलपुर विधानसभा में ये चेहरा, जिन्होंने फूलपुर विधानसभा की नुमाइंदगी की और प्रदेश का नेतृत्व भी किया, आज उन्हीं के आवास पर हम ये खड़े हैं। यहीं से हम अपनी रिपोर्ट को आगाज करेंगे कि ये आखिर ये चुनाव जैसे जैसे करीब आएगा तो, लेकिन इस शख्सियत ने पूरे हिंदुस्तान में अपना एक नाम का परचम लहराया। अब ये आपको मैं इसलिए यहाँ पर ले आया क्योंकि ये बड़ी दया की चीज है कि आखिर आपने तमाम से मुख्यमंत्रियों को आवासों को, पैतृक आवासों को देखा होगा, लेकिन ये पैतृक आवास आप देखिए कि एक पूर्व मुख्यमंत्री का पैतृक आवास कितनी शालीनता और सादगी भरा है कि जहां पर आपको बनावटीपन नहीं दिखेगा, बल्कि एक ओरिजिनलिटी है, एक हिस्ट्री। और चूंकि हमें स्टोरीज पर नहीं बनाना था, हम तो खाली यहाँ से हम लोग गुजरे बस इस आवास को, एक उस शख्सियत की आवाज को देखने के, जिसने ईमानदारी के प्रतीक के रूप में पूरे देश में अपनी राजनीतिक क्षमता को विकसित किया था। बस यही पर मैं नीरज जी, मैं कहूंगा 2 शब्द बोलते हुए, और यहाँ से फिर हम लोग, दरअसल कई मुख्यमंत्री विधायक यहाँ पर हो जाते हैं, अगर कई लोग तो वो बड़ी बड़ी कोठियां बना लेते हैं, लेकिन एक पैतृक आवास पे ये देख सकते हैं हम लोग, कोई रहता भी नहीं यहाँ पे। और ये स्थिति है थोड़ा, अच्छा छोटे भाई रहते हैं। आइए तो कुछ लोग हैं यहाँ पे, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रितेश यादव। रितेश यादव। तो चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आपको जीत रही है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? समाजवादी पार्टी में बहुत कार्य किया है जोगी जी, उनके मतलब बराबर कभी भी नहीं पहुंच सकते। बात बताइए, अगर समाजवादी पार्टी बहुत काम करती है, बहुत ही काम किया उन्होंने अखिलेश जी ने, सत्ता से बाहर क्यों हो गए? ये तो सत्ता परिवर्तन होता रहता है, यूपी का इतिहास देख लीजिए। आज सत्ता बीजेपी की, कल हो सकता सपा की हो, और किसी भी पार्टी की हो सकती है, चेंज होती है। अच्छा, ऐसा आपको लग रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन फिर होगा? मायावती जी का क्या हाल है? मायावती जी का तो उनका पता नहीं चलेगा इस बार। क्या करते हैं आप? पढ़ाई लिखाई करते हैं या फिर कोई जॉब करते हैं? पढ़ाई लिखाई करते किस हैं। क्लास में? इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ITI। ITI कर रहे हैं। किस ट्रेड से? इलेक्ट्रॉनिक से। इलेक्ट्रॉनिक से। तो व्यूअर को बताइए हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक बताए नहीं है सर, क्या बताएं। रॉयल इनफील्ड पे बैठे हुए हैं भाई साहब, पता करते हैं चुनावी माहौल क्या है। क्या नाम है आपको भैया? चंद्रशेखर मौर्य। चंद्रशेखर मौर्य। चंद्रशेखर जी, क्या माहौल है चुनाव का? भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। एक बात आप देख रहे हैं, यहाँ पे पैतृक आवास के सामने खड़े हैं राम नरेश जी के, और यहाँ पे सपा, भाई साहब भाजपा, कांग्रेस की कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों लगता है आपको बीजेपी फिर से आएगी? बीजेपी ने बहुत काम किया है। कौन से काम जैसे किए हैं? 5 काम आपको हमको बताइए जरा। जैसे कि किसानों के लिए 2000 रुपए, एक काम हो गया। दूसरा ये श्रम में जो श्रमिक कार्ड 500 1000 दे रहे हैं, वही ना? 1000 रुपए दे रहे हैं। हो गया। और दूसरा लोगों को फ्री में राशन मिल रहा है। फ्री में राशन। हाँ, ये तो 5 काम नहीं हुए। और एक तो क्राइम कम हो गया। कम हो गया। महंगाई कम हुई कि नहीं? महंगाई तो आना है, कोई भी सरकार आएगी। जनसंख्या इतना ज्यादा है तो महंगाई तो नहीं, इतनी ज्यादा महंगाई फ्लक्चुएट हो रही है कि पेट्रोल, अभी आप चल रहे हैं फील्ड से, तो आपको लगता है कि एनीफील्ड में जो आप पेट्रोल 70-75 का मिल रहा था, वो आपको 95 रुपए का मिल रहा है, 100 के करीब पहुंच रहे हैं। तो हमको तो लग रहा है कि मतलब अगर दूसरी भी सरकार आएगी तो महंगाई कम नहीं कर पाएगी। 2008 में जबकि अंतर्राष्ट्रीय बैरल रेट जो था वो 60 से 70 रुपए डॉलर था, 60-70 डॉलर के हिसाब से बैरल रेट था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, ओपेक में। और तब यहाँ देश में तेल 60 से 65 रुपए मिल रहा था, आज भी वही 60-70 है। तो क्या मजबूरी है कि 95 में ये भाजपा वाले, भारतीय जनता पार्टी, मजबूरी ये है कि जो सरकार के खर्चे हैं वो बढ़ गए, इसलिए रोड बन रहा है, जो ये हाईवे बन रहे हैं, सब इसका जो पैसा है इधर से तो निकलेगा ना। ठीक है, इसका पैसा इसी से निकलेगा, लेकिन ये अभी 13 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, 13, और 13 में से 6 पे बिड लगी और 6 को एक ही आदमी को इन्होंने बेच दिया। तो क्या इससे भी अपनी सरकार की जो संसाधन उसको बेचकर सरकार अपना खर्च पूरा करेगी? जो क्योंकि एयरपोर्ट अपने पैसे से बनाती है, सारा कुछ अपने पैसे से, और एक प्राइवेट आदमी व्यक्ति को उसने उठा के बेच दिया, और खाली एक सिंगल पर्सन को
गौतम अडानी को। समझ रहे हैं, मगर जो जो जितना लागत लगा है बनाने में, वो तो जिसको बेची उससे तो निकाल ही रही है। अभी एक एयरपोर्ट बिका है, नाम दूंगा नहीं मैं, कि उस एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारियों महासंघ ने जो है उसने कहा कि ये इसकी गवर्नमेंट ने जो है, सरकार ने खुद कीमत तय की थी 1010 करोड़ रुपए, और उसको 500 रुपए की बिड में बेच दिया गया। ये सही है आपका? ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो गलत है। मुझे इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए इस पर ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता। हाँ, तो मतलब आपको ये है कि बीजेपी आपके लिए सुटेबल है? हाँ, वो अपने सबसे बड़ी बात इसमें मुझे विकास की बहुत ज्यादा बात नहीं है, बशर्ते सिर्फ क्राइम एकदम कम। ये दावा बीजेपी भी कर रही है कि क्राइम कम हुआ है, अखिलेश के समय में क्राइम काफी था। अभी भाई साहब एनफील्ड पर जो बैठे हैं, अभी इनसे राय लिया, अभी इन्हीं के साथ बगल में बैठे हुए हैं भाई साहब। अगर समाजवादी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी, आपके मित्र जो हैं साथ में बैठे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की 5 उपलब्धियां गिनवाई, हम लोग ने 5 के क्वेश्चन किए और 5 ही उपलब्धियां इन्होंने। क्या आप भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। हाँ। क्योंकि हमें तो सपा पार्टी सही लगती है, क्योंकि देखो भाजपा पार्टी हमारा ठीक है, वह 5 किलो राशन और 2000 रुपए दे रही है, ये एक तरह से व्यक्ति को लालच के प्रभावित कर रही है, लालच के तौर पे। वैसे तो हमें ये जैसे युवाओं के लिए कोई रोजगार तो दी नहीं है भारतीय जनता पार्टी। और रही बात, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ भी नहीं किया है। हाँ, मतलब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम है जी प्रदीप कुमार मौर्य। प्रदीप कुमार मौर्य। वैसे तो हम खुद प्रत्याशी हो रहे हैं, विधायक के तौर पे खड़े हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया। स्वर समाज जनता पार्टी। अच्छा, स्वर, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। लेकिन आपने इतर है कि आपको बीजेपी पसंद नहीं जी, हमें बीजेपी नहीं पसंद है। अभी देखिए 2 मित्र हैं और दोनों मित्रों में अलग अलग ये जो शिक्षा है, माना कोरोना का माहौल चल रहा है, हर चीज जैसे चालू में, क्या शिक्षा माहौल बंद कर रहे हैं? ये अच्छी बात है? हर युवाओं को, हर बच्चों को अनपढ़ बना रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे श्रम तौर पे, अब सभी बच्चे अनपढ़ हैं, इसलिए हमें बीजेपी भाती नहीं है। अच्छा, बीजेपी आपको भाती नहीं। तो ये आपका मतलब है कि आप बीजेपी के साथ जाएंगे? वैसे तो हम खुद एक पार्टी। हाँ, वो तो आपने कहा कि आप खुद विधानसभा लड़ना चाह रहे हैं, तो ये आप भी तो कुछ मुद्दे आप भी लेके आएंगे ना लोगों के बीच में? हम भी लेके आएंगे लोगों के बीच में, जैसे जो हमसे बनेगा, जैसे लोकतंत्र जो लागू होगा, युवाओं के प्रति हम भी सोचेंगे, जैसे उनके पक्ष में हर काम करेंगे। जैसे जो भी कन्याओं के प्रति ब्याहों में जो लगता है, शादी विवाह में, उनके प्रति बारे में सोचेंगे, बच्चों के बारे में सोचेंगे, पढ़ाई लिखाई, बिजली अगड़ सबके बारे में सोचेंगे हम भी। ये तमाम से मुद्दे लेकर ये भाई साहब भी विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, लेकिन इनका जो फर्स्ट ओपिनियन है कि समाजवादी पार्टी इनके लिए बेटर देन बीजेपी है, और इनके मित्र थे, इनका बेटर देन सबसे बेटर देन बीजेपी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम जी है। अच्छा, घनश्याम जी। अच्छा। और स्वर समाज जनता पार्टी है। भाई साहब, ये भी एक किसी पार्टी संगठन से, स्वर समाज जनता पार्टी से ये प्रत्याशी भी बनने जा रहे हैं, तो प्रदीप कुमार मौर्य जी। अच्छा, यहाँ फूलीपुर से लड़ेंगे, फूलपुर से लड़ेंगे आप, लेकिन ओवरऑल आपको समाजवादी पार्टी आपको पसंद? आप भैया देख रहे हैं, हमारे लोकतंत्र की खासियत यही है। जी। बीजेपी और उनके विपक्ष में खुद बैठे हैं पार्टी, और दोनों साथ में। ऐसी बातें हमारे नेताओं को सीखनी चाहिए। जो एक प्रेम है अपना, वो अलग से है, दोनों के मतभेद अपने अलग अलग हैं, लेकिन आपसी सौहार्द बना रहना चाहिए। हर बच्चों को अनपढ़ बना रही, क्योंकि शिक्षा माहौल बंद करके बच्चों को, जो बच्चे पढ़ने में उत्तेजित है, अब वो बच्चे पीछे की तरफ जा रहे हैं। ये धीरे धीरे बच्चों को अनपढ़ बना देगी। हर युवाओं के प्रति बारे में सोचे, उनके रोजगार के बारे में सोचे, बच्चों को शिक्षित करने के बारे में सोचे। भैया तो कह रहे हैं कि काफी सोच रहे हैं, विकास एकदम कर दिए हैं। विकास कर रहे हैं बीजेपी, ये हमें बिल्कुल नहीं भाती भाई। बीजेपी के बारे में तो हम बिल्कुल बेकार एग्रेसिव है, एकदम मतलब विरोध कर रहे हैं, दूर विरोध है। हाँ, लग रहा है दुरुपयोग में। ये तो बता रहे हैं कि बड़ी अच्छी पार्टी है। दोनों में झगड़ा वगड़ा नहीं होता क्या एक बार की पार्टी को लेके? आप अपनी पक्ष रखें, अपना पक्ष रख रहे हैं। होता है, बहसबाजी होती है। कल आप कैंडिडेट हो जाएं और भाई साहब वोट ना दें, अब दे या ना दे, अभी हमारे बिरादर है चंद्रशेखर मौर्य जी। आपसी दोस्ती अलग है। आपसी दोस्ती विधायक के तौर पे जीत गए, जैसे विधायक में प्रत्याशी बन रहे हैं, अगर जीते भी तो हम सबसे पहले अपना काम नहीं करेंगे, सबके बारे में सोचेंगे। ये नेता हर चुनाव से पहले सब बोलते हैं। हम हर नेता चुनाव से पहले जीतने के बाद हैं, लेकिन हमारे अंदर वो भावना नहीं है। हम गरीबी माहौल में पले हैं, एक गरीब किसान के बेटे हैं, तो हम हर किसानों के बारे में सोचेंगे।